हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल। मैं हूं आपका फीस टीचर मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने फीडबैक्स या फिर डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा आपकी पढ़ाई के प्रति मोटिव यही होता है कि पढ़ाई ऐसी हो जो दिमाग में छप जाए, दैट इज स्टडी दैट मीन्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग हमारी मोशन इन प्लेन इन प्रोजेक्टाइल मोशन की तीसरी रिपीपी को कंटिन्यू करते हैं। इसके अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और अब हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमको हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए पैराबोलिक पाथ y is equals to minus 9x square in such a way that the x component of velocity remains constant and has a value 1:3 मीटर पर सेकेंड। तो बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कि एक पैराबोलिक पाथ के अलोंग मूव कर रहा है और इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो बोला गया है कि ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है और जिसकी वैल्यू हमारी 1/3 मीटर पर सेकेंड है। राइट, यानी कि ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारा ux की वैल्यू हमें दे दी गई है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमें यहाँ पर इस पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है विच इज गिवन बाय y इज इक्वल टू माइनस 9x स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं पैराबोलिक पाथ के लिए। दैट इज वी कैन से कि comparing with equation of trajectory पैराबोलिक पाथ के लिए। तो पैराबोलिक पाथ के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये x tan थीटा वाला टर्म है ही नहीं। राइट, इसका मतलब ये है कि tan थीटा की वैल्यू हमारी जीरो होगी। देयरफॉर वी कैन से कि tan थीटा इज इक्वल टू जीरो और फ्रॉम हियर वी कैन से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ जीरो, यानी कि थीटा हमारा 0 डिग्री है। और अब हम लोग ये वाला टर्म कंपेयर कर लेते हैं माइनस 9x स्क्वायर के साथ में। तो एक्स स्क्वायर टर्म हमारे पास में ये है, इसका मतलब ये हुआ कि a अपॉन में 2u स्क्वायर की वैल्यू हमारी 9 होगी, क्योंकि थीटा 0 है और कॉस 0 1 होता है। देयरफॉर वी कैन से a अपॉन में 2u स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी 9 के बराबर है। सो वी में से कि a अपॉन में 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से हम लोग ये a की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2 यानी कि हमारा ये 18 हो गया। सो इट विल बी 18u स्क्वायर। और क्योंकि हमारा जो मोशन है ये पूरा आपका हॉरिजॉन्टली हो रहा है, क्योंकि थीटा आपका 0 डिग्री है, तो जो ux की वैल्यू है वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर हो जाएगी। सो वी कैन से कि u की जो वैल्यू है वो हमारी 1/3 है। दैट इज इट कैन बी सेड एज 18 इंटू यू की वैल्यू है हमारे पास में 1/3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 1/9 आ गया। और 18 जो है वो 9 से 2 टाइम्स जाएगा इस प्रकार से। सो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स एकदम इजी था ये समझने के लिए। आई होप इसका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा सही हमारे ऑप्शन को मार्क कर देंगे, तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फ्रॉम टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विद सेम इनिशियल स्पीड। कि कोई एक प्रोजेक्टाइल जो है उसकी रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम हो सकती है, ठीक है ना, जिस दौरान पर उसको सेम स्पीड से फेंका गया हो। तो डेफिनेटली ऐसा होता है और हमें पता है ऐसा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता है। ठीक है, तो इफ h1 एंड h2 बी द मैक्सिमम हाइट्स देन, तो अगर हमारी h1 और h2 इन एंगल्स के लिए हमारी अगर मैक्सिमम हाइट है तो बताइएगा यहाँ पर रेंज और इनके हाइट के बीच की कौन सी रिलेशनशिप हमारी सही बैठेगी। तो देखिएगा अगर हम लोग h1 की बात करें, यानी कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से फेंका है तो उसके लिए हमारी जो मैक्सिमम हाइट होगी इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में
2g, और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर h2 की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो थीटा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, जिसके लिए रेंज सेम होगी, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सो h2 विल बी गिवन बाय u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशन में भी हमें यहाँ पर यही करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों हाइट्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, विच इज h1 इंटू h2 इज इक्वल टू h1 हमारा क्या है, दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इंटू h2 की वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ 2g इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, इसको हम लोग पूरा साथ में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2g का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2g का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे पास में 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड विथ, तो ये 4g बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g ये हमारे रेंज के बराबर होता है, दिस वन। तो इसको हम लोग रेंज r के इक्विवेलेंट पुट कर लेते हैं, सो इट विल बी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन h1 इंटू h2 इज इक्वल टू r/4, इसका हमारा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग ये r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, r स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 4 स्क्वायर इंटू h1 इंटू h2, दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो r आ जाएगा हमारे पास में 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2। एंड डियर स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम लोग हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज रेंज r इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कि कोई एक बॉल है जिसको हमने ग्राउंड से फेंकी है, ठीक है ना, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंका है। देयर इज ए वॉल ऑफ 25 मीटर हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है ना, जिसकी हाइट 25 मीटर है और जिस पॉइंट से फेंका गया था उससे हॉरिजॉन्टली 10 मीटर की दूरी पर ये वॉल प्रेजेंट है। द बॉल विल हिट द बॉल एट अ हाइट ऑफ, तो ये जो बॉल है इस वॉल को किस हाइट पर हिट करेगी ये हमसे पूछी गई है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर एक बॉल हमने फेंकी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस बॉल को हमने फेंका है, किस स्पीड के साथ में, ये फेंका है हमने इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, और इसके सामने, ठीक है ना, इस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर हमारे पास में एक वर्टिकल वॉल है जिसकी हाइट हमारी 25 मीटर हमें बताई गई है, और ये जो बॉल है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये वॉल के बीच की जो दूरी है ये हमें 10 मीटर बताई गई है, राइट, दिस वन, ये हमारा 10 मीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, राइट, ये इस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमारी नीचे की तरफ लग रही है। तो ये जो बॉल है डेफिनेटली एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए जाएगी, यानी कि ये इस पॉइंट से होते हुए, ठीक है ना, फाइनली ये इस पॉइंट पर हमारे बॉल को कहीं पर, ये वॉल को जो बॉल है वो हिट करेगी। तो हमें पूछा गया है कि ये जो
इसकी हाइट है, ठीक है ना, ये जो y हाइट है वो कितनी होगी वो हमसे पूछी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट अस से कि ये जो हाइट है वो हमारी कुछ y कंसिडर कर लो और इस y को ही हमें बताना है। तो डेफिनेटली जब ये बॉल जाएगी तो हॉरिजॉन्टली एक फिक्स स्पीड के साथ जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर रहेगा, और दूरी हमारे पास में 10 मीटर है। तो हम लोग ये पहले निकाल लेंगे कितने टाइम के बाद में ये जो बॉल है इस वॉल को हिट करेगी, और उतने ही टाइम के लिए जो बॉल है वो हमारी वर्टिकली जाएगी, तो जिससे हम लोग हमारी वर्टिकल हाइट भी निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम टू हिट दिस वॉल। तो x जो है वो हमें 10 मीटर दिया गया है, तो x की वैल्यू हम लोग 10 पुट कर लेंगे। u इनिशियल स्पीड, ठीक है, ये हमारा 20 हो गया, राइट। दिस इज 20 इंटू ये cos 45 डिग्री इंटू टाइम टेकन, एंड वी नो cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। और यहाँ पर ये देखिएगा ये 10 और ये 20 ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास में टाइम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो देखिएगा ये √2 और ये 2, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू हमारी 1/√2 आ जाएगी। सो वी कैन से कि t इज इक्वल टू 1/√2 सेकेंड्स, यानी कि इतने टाइम के बाद में ये जो हमारी बॉल है इस वॉल को हिट करेगी, और इतने ही टाइम के लिए ये बॉल हमारी वर्टिकल हाइट पर भी जाएगी। सो वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ y विल बी, हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिएगा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी हमारी u/t माइनस हाफ g(t²), क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हमारा नीचे की तरफ है और uy ऊपर की तरफ है। तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ये uy क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u sin 45 डिग्री। सो इट इज u sin 45 डिग्री इंटू टी हमारे पास में 1/√2 आ गया, माइनस हाफ g की वैल्यू हमारी 10 है इंटू दिस टाइम ये हमारे पास में 1/√2 आया, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर कर लीजिएगा। तो u की वैल्यू हमारी 20 पुट करिएगा, और साइन 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू दिस 1/√2 माइनस ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 5/2। तो देखिएगा यहाँ पर ये √2 हो जाएगा, और 20 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में 10 बन जाएगा। सो दिस विल बी 10 माइनस 5/2, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5 डिवाइडेड विथ 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.5 मीटर। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी विच इज 7.5 एकदम करेक्ट आंसर है इसके लिए, राइट। तो चलिएगा फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले क्वेश्चन को समझते हैं विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिएगा क्या कह रहा है ये कि ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, कि कोई एक लड़का है जो एक पत्थर को एट ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर के लिए फेंक सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम हाइट की बात करना है तो ये लड़का इस स्टोन को सीधा सीधा वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकेगा, तभी ये मैक्सिमम हाइट 10 मीटर पहुंच पाएगी। फिर कहा गया कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी, और यही लड़का अगर इसी स्टोन को इसी स्पीड के साथ फेंके तो बताइएगा ये कितने मैक्सिमम रेंज के लिए इसको फेंक सकता है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम रेंज के लिए अगर इसको फेंकना है तो इसको इस स्टोन को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है कि ये जो लड़का है इस स्टोन को मैक्सिमम हाइट 10 मीटर के लिए फेंक सकता है। सो मैक्सिमम हाइट h मैक्स के लिए हम लोग कह सकते हैं इट विल बी u²/2g इज इक्वल टू, ये हमारा 10 मीटर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि u² इज इक्वल टू 2g इंटू 10। सो दिस इज u² इज इक्वल टू 2 इंटू g हमारा 10 है, और दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 200। u² की वैल्यू हमारे पास 200 आ गई है, एंड वी नो फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास में u² बाई
जी, यू स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली है, इसको यहाँ पुट करिएगा। सो इट विल बी 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर्स। तो इसी तरह से हम लोग कह पाएंगे कि हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी में दिया गया है, विच इज 20 मीटर। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। अब हम लोग अगले सवाल को समझिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि एट द हाइट ऑफ 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ 150 मीटर पर सेकेंड, कि एक एरोप्लेन है जो कि 80 मीटर की हाइट पर हॉरिजॉन्टली 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट सो एज टू हिट ए टारगेट, तो इसे एक बॉम्ब को सिंपली ड्रॉप किया गया है ताकि एक टारगेट को ये हिट कर सके। सो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बॉम्ब बी ड्रॉप्ड, तो इस एरोप्लेन को, ठीक है, इस बॉम्ब को टारगेट से कितनी सीधी दूरी पर फेंकना चाहिए ताकि ये टारगेट को हिट कर सके। एंड वी आर गिवन दैट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं पहले। ये हमारी एरोप्लेन है जो कि एक अपने साथ में बॉम्ब को कैरी कर रही है, और जब ये ड्रॉप करेगी इस बॉम्ब की वही स्पीड होगी जो हमारे इस प्लेन की होगी, यानी कि इसकी जो इनिशियल स्पीड होगी इट विल बी इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड फॉर दिस बॉम्ब। और हमें दिया गया है कि ये जो प्लेन है हमारी, ये ग्राउंड से 80 मीटर की हाइट पर है, राइट। सो दिस इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इस प्रकार से, राइट। ये हमें दे दिया गया है इस तरीके से। तो ये जो अब बॉम्ब है ऑब्वियसली सीधा तो जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मोशन एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। तो इसके इन्फ्लुएंस में ये जो बॉम्ब है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए, ठीक है ना, इस तरीके से फाइनली इस पॉइंट पर हमारे टारगेट को हिट करेगा, यानी कि टारगेट हमारे यहाँ पर प्रेजेंट था जहां पर ये बॉम्ब इसको हिट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है हमारे इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, लेकिन हमें ये रेंज पूछी गई है क्या? नहीं, हमें पूछी गई है कि जिस पॉइंट से टारगेट को छोड़ा गया था और जिस पॉइंट पर फाइनली ये टारगेट पहुंचा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की ये सीधी दूरी बताएं। ये हमारी डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, राइट। यानी कि हमसे तो बेसिकली ये दूरी जिसको हम लोग यहाँ पर ये d बोल रहे हैं, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये देखिएगा, हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ कर लेंगे, जिसमें हमारे पास में ये परपेंडिकुलर दिया है, ये रेंज r अगर हम लोग निकाल लें तो पाइथागोरस थ्योरम से ये d को वैल्यू को भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि ये रेंज क्या हो, एंड वी नो कि रेंज होती है हमारे पास में ये कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए होता है अंडर रूट में 2h/g। सो यूजिंग ऑल दिस कंसेप्ट वी कैन से कि रेंज इज इक्वल टू u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u हमारी इसकी स्पीड, सो इट विल बी u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा फ्री फॉल के लिए 2h/g, इस प्रकार से। तो u की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करिएगा, क्या है, दिस इज 150 इंटू अंडर रूट में 2 इंटू h हमारी हाइट 80 है, डिवाइडेड बाई ये 10 हो गया। तो यहाँ पर ये 10 से ये 10 चला गया, तो अंदर में आ जाएगा 8 इंटू 2 यानी कि 16, और 16 का अंडर रूट हमारा 4 होता है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 150 इंटू 4, और 150 इंटू 4 यानी कि ये आ गया हमारा 600 मीटर। देयरफॉर दिस डिस्टेंस d विल बी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा हाइपोटेनियस है। सो वी कैन से कि d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये हमारी हाइट h का स्क्वायर प्लस रेंज r का स्क्वायर, ये इस प्रकार से। सो इट विल बी अंडर रूट में हाइट हमारी 80 है तो 80 का स्क्वायर, रेंज हमारी 600 आई तो ये आ गया हमारा 600 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हम लोग इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन ले सकते हैं सबसे पहले उसको देखेंगे। तो 80 और 600 में से हम लोग 20 को कॉमन ले सकते हैं, तो 20 स्क्वायर को कॉमन लेके हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। तो अगर हम लोग 80 में से 20 कॉमन लेंगे यानी कि 80 में से 20 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 4 बचेगा, यानी कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, सो इट विल बी 30 का स्क्वायर ये हो जाएगा, राइट।
तो ये आ गया हमारा 20 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 30 का स्क्वायर आपका 900 हो गया। तो देखिए कितना सिंपल हो गया इसको सॉल्व करना। अब देखिएगा ये आ गया हमारा 20 अंडर रूट में 916, सो इट विल बी 20 इंटू, अब देखिएगा 916 जो है राइट, ये हमारा 30 के स्क्वायर के करीब है, यानी कि अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30.265 और यहाँ पर 20 इंटू 30.265 करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 605.3 मीटर। और इसको अगर हम लोग हमारे ऑप्शन में चेक करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज 605.3, राइट। इस प्रकार से चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ये बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। तो बोला गया है कि एक टावर से एक बॉल को फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर इसको फेंका जा रहा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। अगर जिस हाइट से हम लोग इस बॉल को फेंक रहे हैं उस टावर की हाइट अगर 70 मीटर है तो बताइएगा ये बॉल जो है वापस कितने टाइम बाद में ग्राउंड को हिट करेगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमारी सिचुएशन को एक बार ड्रॉ करके समझ लेते हैं। सिचुएशन देखिएगा, लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस प्रकार से ये इस तरीके से ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पर इसके ऊपर पे एक टावर है, ये इस तरीके से। इस टावर की हाइट हमें बताई गई है, ये हाइट जो है टावर की, दिस हाइट इज 70 मीटर और इस टावर के टॉप से एक बॉल को फेंका जा रहा है, लेट अस से दिस टू बी आवर बॉल जिसको फेंका गया है और इस बॉल को जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है ना, इस तरीके से किस स्पीड से 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हम लोग इसको फेंक रहे हैं। तो क्योंकि थ्रू आउट इट्स मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ये जो हमारी बॉल है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इस तरीके से एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ग्राउंड की तरफ जाएगी, है ना, इस तरीके से। और फाइनली यहाँ पर इस पॉइंट पर ये हमारे ग्राउंड को हिट करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर सिंप्लिसिटी ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लीजिएगा और नीचे वाले डायरेक्शन हमारी मोशन की नेगेटिव कंसिडर कर लीजिएगा, इस प्रकार। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। सो अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकली वी कैन से कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बॉल का जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा -70 मीटर हो जाएगा। सो इट इज -70 इज इक्वल टू यू वाई, राइट। यू वाई ये देखिएगा हमारी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा इट विल बी यू साइन 30 डिग्री और यू हमारा कितना है 50 है, तो ये आ जाएगा 50 साइन 30 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट और ए वाई नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 10, तो ये आ जाएगा -12 जी हमारा -10 इंटू ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये आ गया -70 इंटू दिस इज 50 इंटू साइन 30 डिग्री इज हाफ इंटू टी माइनस ये आपका हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये देखिएगा ये हमारा -70 हो गया, 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, दिस इज 25 टी माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ गया, तो दिस इज 5 टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को ही यहाँ पर 5 से डिवाइड करिएगा, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा -14 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन है वो टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए पहले पूरी इक्वेशन को एक तरफ लेके आ जाइएगा, तो ये वाले जो टर्म्स है राइट वाले उनको लेफ्ट की तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस
5t माइनस 14 इज इक्वल टू 0 इस प्रकार से। अब हम लोग ठीक है रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, जिसके जो दो रूट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा -14 होना चाहिए और एडिशन -5। तो ऐसे जो हमारे दो रूट्स हैं वो हमारे -7 और 2 बनेंगे। सो बाय रैशनलाइजिंग वी कैन से इट विल बी t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2t, ठीक है, सॉरी फैक्टराइज करेंगे हम लोग इसको, तो ये आ जाएगा हमारा -14 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा इन दोनों टर्म से हम लोग t को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में t माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 7 को कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में t माइनस 7 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इससे हमें t की वैल्यू 7 मिल जाएगी। और दूसरी t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से ये हमें t इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा, लेकिन टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए टाइम की जो सही आंसर होगा वैल्यू होगी वो हमारी 7 हो जाएगी। सो वी कैन से कि फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 7 सेकेंड्स, राइट। आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। चलिए अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और अगर आपको कोई इसमें डाउट्स वगैरह लग रहा है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन दी कमेंट्स। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 40 मीटर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो बोला गया है कि एक टावर है जिसकी हाइट हमारी 40 मीटर है, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो देखिएगा एक बार हमारी सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कंसीडर कर लो, ये इस तरीके से, और यहाँ पर इसके ऊपर में एक टावर है, ये इस तरीके से। इस टावर की हाइट हमें बता दी गई है, कितनी है 40 मीटर, सो इट्स हाइट इज दिस वन इज 40 मीटर। और इसके टॉप से हम लोग एक बॉल को फेंक रहे हैं, राइट, एक बॉल को फेंका जा रहा है, किस स्पीड के साथ में 20 मीटर पर सेकंड के साथ में, और हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो ये देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, और हम लोग इसको फेंक रहे हैं विद इनिशियल स्पीड u ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से, ठीक है। आगे क्या बोल दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड टू इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन टू कम बैक टू द सेम एलिवेशन इज, राइट। तो यहाँ पर हमें दो टाइम का रेशियो पूछा गया है, एक तो वो टाइम जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो वापस ये ग्राउंड को हिट करेगी ऐसे, तो इसको हमारा टी टाइम कंसिडर कर लीजिएगा, और दूसरा ये वापस सेम लेवल पर जब आएगी ये यहाँ पर, ठीक है ना, उसके लिए मान लीजिएगा आपका टाइम टी है, तो हमें यहाँ पर, ठीक है ना, दिस टी इज टू टी हमसे पूछा जा रहा है, राइट, समझ में आई ये बात। तो यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मोशन, इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है, एंड फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस से कि हमारी वर्टिकली ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वर्टिकल डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, इस प्रकार है। तो ये जो बॉल है डेफिनेटली एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए ये ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमको टोटल टाइम, ठीक है ना, जिसके बाद में ये बॉल जो है हमारे ग्राउंड को हिट करेगी, इसको निकालने के लिए हमको वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी, एंड वी नो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब नीचे वर्टिकल डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा ये -40 हो जाएगा, सो इट इज -40 इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ये हमारा u साइन 30 डिग्री और u हमारा 20 है, सो दिस इज u 20 साइन 30 डिग्री, और ये हमारा टोटल टाइम माइनस हाफ g हमारा 10 इंटू टी स्क्वायर, ए वाई हमारा नीचे की तरफ है g, तो ये हमने -10 इसको लिख दिया। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5
टी स्क्वायर। तो ये सीधी सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी -8 इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर। पूरे को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे टर्म्स को एक तरफ लिख लीजिएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये हमारी टाइम के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि टाइम की हाईएस्ट पावर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 8 है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो इसके हम लोग दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा -8 और एडिशन हमारा -2 हो। तो ऐसे दो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, -4 और 2, राइट। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एज कि टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये टर्म से, दोनों टर्म से t कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा t माइनस 4। इन दोनों टर्म से ये +2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ गया t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा t माइनस 4 कॉमन लीजिएगा, तो ये आ गया t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से। तो t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइम t की वैल्यू ये 4 मिल जाएगी, और दूसरी यहाँ से t इज इक्वल टू ये -2 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये t हमारा टाइम नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो इसके लिए t इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये तो निकाल लिया कि हमारा जो ये बॉल है वापस ग्राउंड को कितने टाइम बाद में हिट करेगा, लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि ये जो बॉल है वो कितने टाइम के बाद में सेम लेवल पर आएगी। और ये तो सेम वही चीज़ है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लेवल पर कुछ एंगल बनाते हुए फेंकते हैं तो उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वही सेम यहाँ पर भी ये फॉर्मूला इसके लिए लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2u sin थीटा बाई g हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूले से हम लोग ये दूसरा वाला टाइम भी निकाल लेंगे, जो कि ऑब्वियसली हमारा पहले वाले टाइम से कम आने वाला है। तो यानी कि अब हम लोग बोल लेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द सेम लेवल अगेन ये आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू यू हमारा 20 है इंटू साइन थीटा हमारा 30 डिग्री है डिवाइडेड बाई जी विच इज़ 10। तो ये देखिएगा ये हमारा 10 से 10 कट गया, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, यानी कि सिंपली हमारे पास में ये टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पर टोटल टाइम और सेम लेवल पर आने के लिए टाइम का रेशियो चाहिए था, सो इट विल बी 4/2, क्योंकि t की वैल्यू हमारी 4 आई है और कैपिटल T की वैल्यू हमारी 2 सेकेंड आई है। तो ये आ गया हमारे पास में 2:1, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि हम लोग हमारे ऑप्शन को अगर पॉइंट आउट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए विच इज़ 2:1। तो आई होप इसमें एकदम आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो कोई एक मूविंग पार्टिकल है और उसके x और y कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम हमें यहाँ पर ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज x इज इक्वल टू सी टी और y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। तो इस पार्टिकल की हमारी स्पीड क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, x और y के हिसाब से हम लोग इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड को निकाल सकते हैं। कैसे कि x इज इक्वल टू सी टी हमें दिया गया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड आ जाएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करने से, राइट। सो इट विल बी d बाई डी टी ऑफ सी टी। तो c हमारा कांस्टेंट है और टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ 1 होता है, तो यानी कि आ जाएगा c। इसी प्रकार से हम लोग y के लिए भी कर लेंगे। तो देखिए y हमें दिया गया है एज y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dy बाई डी टी। तो ये आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ y की वैल्यू पुट करिएगा जो कि है बी टी स्क्वायर। b हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, इस प्रकार से, यानी कि ये बन गया हमारा 2bt। तो अब हम लोग फाइनली टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे टोटल वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि टोटल या फिर नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट इज
वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये आ गया अंडर रूट में वी एक्स हमारा सी है, तो ये आ गया सी का स्क्वायर, और वी वाई क्या है 2bt, यानी कि ये बन गया हमारा 2bt का स्क्वायर, और पूरे को हमारा अंडर रूट में चलने दीजिएगा। तो ये अंडर रूट में ये बन गया हमारा सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा अंडर रूट में इस प्रकार। तो ऑप्शन पे नज़र डालें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। ठीक है, अगले सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। समझिएगा कि क्या कह रहा है ये, कि ये बॉल रोल्स ऑफ द एज ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप 4 मीटर हाई, कि हमारे पास में एक बॉल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल से रोल होते हुए नीचे की तरफ गिर रही है, और इस टेबल की हाइट हमें 4 मीटर दी गई है। ठीक है, इफ इट स्ट्राइक्स द फ्लोर एट ए पॉइंट 5 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, व्हाट वाज इट स्पीड एट द इंस्टेंट इट लेफ्ट द टेबल। अगर ये टेबल के फुट से 5 मीटर दूरी पर जाके गिरती है तो बताइएगा कि ये इनिशियली किस स्पीड के साथ में टेबल से, ठीक है ना, ये बाहर निकली होगी। राइट, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं। सो लेट अस से कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये इस प्रकार से, और इसके ऊपर में हमारी एक टेबल है, ये इस तरह से ले लीजिएगा, और इस टेबल से एक बॉल रोल होते हुए, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जा रही है, और इस दौरान पर लेट अस से इसकी स्पीड u है, और टेबल की जो हाइट है वो हमें बता दी गई है, दिस हाइट ऑफ द टेबल इज 4 मीटर, और बोला गया कि ये जो बॉल वापस जब गिरेगी, ठीक है ना, ये ग्राउंड पर, तो ऑब्वियसली ये एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिरेगी, क्योंकि इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, ये ऐसे। और बोला गया है कि ये जो हमारी बॉल है वो टेबल के फुट से, ठीक है, यहाँ तक जब ये गिरी है तो इसने 5 मीटर की दूरी तय करी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किस इस इनिशियल स्पीड से इस बॉल ने टेबल को छोड़ा था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमें u निकालना है तो u हम लोग कह सकते हैं कि थ्रू आउट इट्स मोशन इसकी स्पीड हमारी u ही रहेगी, और u क्या हो जाएगा, ये हमारी रेंज हमको दे दी गई 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में रेंज होती है u इंटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, तो यहाँ से हम लोग u निकाल सकते हैं, u क्या आ जाएगा, रेंज अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज तो हमें दी गई है लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट अभी नहीं पता, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दें इसके लिए। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये हाइट विल बी गिवन बाई हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारा यू वाई तो 0 है। ठीक है, तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि t दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे तो डायरेक्टली भी बोल सकते थे हम लोग अंडर रूट ऑफ 2h बाई ये g हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यूज पुट करिएगा, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, हाइट ये हमारी 4 दे रखी है, और g की वैल्यू हमारी 10 होती है, ये इस प्रकार से। तो ये देखिएगा 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये 2 टाइम जाएगा, और न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 है तो अंडर रूट से बाहर आके ये क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में √5 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये आ गया 2 अपॉन में √5 की वैल्यू होती है हमारी 2.236, और ये अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9 सेकंड, यानी कि 0.9 सेकंड के बाद में ये बॉल जो है इस ग्राउंड को हिट करेगी। एंड एज वी नो कि रेंज r इज गिवन बाय हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। राइट, तो यहाँ से अब हमारे पास में u की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रेंज अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज हमारी 5 आई है और टाइम ऑफ फ्लाइट 0.9 है, सो 5 अपॉन में 0.9 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.55 मीटर पर सेकेंड, और ये हमको हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इट इज आवर ऑप्शन सी विच इज 5.55 मीटर पर सेकंड। चलेंगे अगले वाले सवाल पे आएंगे।
तो देखिएगा सवाल विच इज क्वेश्चन नंबर 30th कह रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू ए वॉल 3 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल इज। तो बोला गया कि एक बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं ग्राउंड से एक वर्टिकल वॉल की तरफ जिसकी हाइट 3 मीटर है, और जब हमने और ये जो वर्टिकल वॉल है जिस पॉइंट से हम लोग फेंक रहे हैं वहां से ये 6 मीटर की हाइट पर है। तो जो ये बॉल है इस वर्टिकल हाइट को जस्ट क्रॉस करती है, ठीक है ना, जस्ट उसके ऊपर से निकलती है और फाइनली ये इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 18 मीटर की दूरी पर जाके गिरती है, यानी कि ये इसकी रेंज हो गई। तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर दी बॉल बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को समझते हैं। तो लेट अस से कि ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वर्टिकली वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट से हमने बॉल को फेंका है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि हमारी ये वॉल है इस प्रकार से। तो ये जो वॉल है, ठीक है ना, इस वॉल से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ये 6 मीटर की दूरी पर है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, और इस वॉल की हाइट हमें ये दे रखी है, ये कितनी है, दिस इज 3 मीटर। तो थ्रू आउट दी मोशन, ठीक है ना, इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो जो हमारी बॉल है, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये इस तरह से जाएगी और इस वॉल को जस्ट पास करते हुए ये जा रही है और फाइनली लेट अस से इस पॉइंट पर ये फॉल कर रही है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये दिया गया है कि उसके बाद में ये 18 मीटर अवे जाके गिरती है, ठीक है ना। तो ये जो मैंने रेंज बोला था, सॉरी उसको करेक्ट कर लीजिएगा, हमारी 18 मीटर रेंज नहीं है। तो हमें दिया गया कि उसके बाद में वो 18 मीटर दूरी पर जाके गिरती है, यानी कि ये वॉल से लेके इस पॉइंट तक ये दूरी हमारी 18 मीटर है, यानी कि रेंज अगर हमको बताना है तो ये आ जाएगा 6 मीटर प्लस 18 मीटर, ठीक है। तो आई होप सारी सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हमें बताना क्या है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। ये एंगल थीटा, दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, ये इस प्रकार से। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग हमारी रेंज को डिफाइन करके यूज करते हैं। तो उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का हमारा फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में रेंज आर। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हमारी बॉल यहाँ पर आई है तो इस दौरान पर y की वैल्यू कितनी है, 3 है, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। तो टेन थीटा, थीटा हमारा ये बोला जा रहा है, टोटल रेंज हमारे पास में 6 प्लस 18 से आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिएगा y हमारा 3, x हमारा 6 इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स हमारा 6 हो गया और रेंज क्या हो जाएगी, 6 प्लस ये 18 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस ये हमारा आ जाएगा 6 अपॉन में 6 प्लस 18 यानी कि 24 हो गया, और 24 जो है वो 6 से 4 टाइम्स जा रहा है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा इंटू, ये देखिएगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि ये 3 आ गया, तो ये आ गया 3/4, राइट। तो ये हमारे पास में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा एक तो यहाँ पर ये 2 और ये 4 को कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 टाइम्स हमारा जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हमारी बन जाएगी, ये देखिएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 2/3, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2/3, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये यहाँ पर ये एंगल के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये अलग टर्म है, यानी कि बेसिकली ये हमारे 3 टर्म्स है, x इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस x/r। तो इसका थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारे आंसर को मैच करें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है विच सेज दैट द थीटा विच इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज टेन इनवर्स ऑफ 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 31। देखिएगा क्या कह रहा है
कि द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल आर एंड एच रिस्पेक्टिवली, कि एक प्रोजेक्टाइल के लिए हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट जो है वो आर और एच से इस तरह से बताई गई है। इफ ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a is equals to g/4 is imparted to the projectile due to wind, then its horizontal range and maximum height will be। अगर इस दौरान पर हमारी विंड भी बहती है और इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल को अगर g/4 का एक्सेलरेशन मिल जाता है, तो बताइएगा अब इस नई कंडीशन के हिसाब से हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो तय है कि यहाँ पर जो नया एक्सेलरेशन हमको मिल रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला है, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए अब के केस में भी हमारी वर्टिकल हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज में ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारी न्यू मैक्सिमम हाइट दैट इज एच डाइस विच विल बी इक्वल टू इनिशियल मैक्सिमम हाइट। क्यों? क्योंकि एज vertical component of acceleration has not changed, क्योंकि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए हमारी नए सिचुएशन में भी मैक्सिमम हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो रेंज होगी, राइट, ऑब्वियसली इनिशियल रेंज के साथ में नए एक्सेलरेशन की वजह से जो रेंज बढ़ेगी, तो इनिशियल रेंज हमारी uxt है, प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो जो दूरी है वो हमारी कितने से बढ़ जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं इट इज इक्वल टू हाफ ax t स्क्वायर से, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ax जो है वो भी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लग रहा है। ठीक है, तो ux इंटू टी ये हमारी ओरिजिनल रेंज है, सो इट इज r प्लस ये हाफ ax हमें कितना दिया गया है, दिस इज योर g/4। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। ऑब्वियसली जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वर्टिकल एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हमारी ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट वाला हमारा ओरिजिनल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन में g, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये बन जाएगा हमारा रेंज r प्लस ये g/8 हो गया 2 इंटू 4 करने से, तो दिस इज g/8 इंटू, राइट, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, u का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आ गया हमारा g स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 8 को 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, ये एक g से इस g को उड़ाइएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी रेंज r प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2g हो जाएगी, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि ये तो हमारा पहले वाले केस में जो मैक्सिमम हाइट मिली थी वही है। सो इट विल बी r प्लस मैक्सिमम हाइट, ये हमारी नई हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछा गया, तो नई रेंज हमारी हो जाएगी r प्लस h, और हाइट जो है वो वही रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज r प्लस h कॉमा h। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल पर फेंक रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। द इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्ट्री इज h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर वेयर h इज हाइट, x इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, a एंड b आर कांस्टेंट। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इस ऑब्जेक्ट के लिए वो हमें इस प्रकार बताई गई है, कैसे, h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, h यानी कि y को डिनोट कर रहा है, हाइट को डिनोट कर रही है, x हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और इसमें a और b हमारे कांस्टेंट्स है, ऐसा बोला गया है। देन द रेशियो a इज टू b इज, तो a इज टू b का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा गया है, और बोला गया कि आप g की वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिएगा। तो देखिएगा जो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी है क्या है, इट इज h इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर।
तो क्यों ना इसको हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ कंपेयर कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। सो वी कैन से कि comparing with equation of trajectory of प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, इट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम लोग इसको हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास की जो एक्स ए की वैल्यू है वो tan थीटा के बराबर है, यानी कि a हो गया हमारे पास में tan थीटा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग b की बात करें तो देखिएगा एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो बाकी टर्म है वो हमारा b है, यानी कि b हो गया हमारा g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अब हमें इसका रेशियो ही तो लेना है, तो अब हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, तो रेशियो यानी कि a बाई बी। तो देखिएगा इसका रेशियो लेते हैं, तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास में a अपॉन में b। a हमारे पास आया था tan थीटा इंटू, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हैं तो b का यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। तो डी स्टूडेंट्स देखिएगा b हमारे पास में क्या था, g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। तो इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। इस प्रकार से तो tan थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू दिस इज 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विद जी। यहाँ पर ये एक कॉस थीटा से कॉस थीटा को कैंसिल आउट करिएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड विथ जी। तो देखिएगा अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। 2u हमें कितना दिया गया है, u हमें 20 दिया गया है, तो ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो u का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 20 इंटू 20 इंटू थीटा हमारा 45 डिग्री है, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड विद जी। जी हमें tan लेने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर ये देखिएगा ये tan ये 20 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये 2 इंटू 4 2 इंटू 2 यानी कि 4 और 4 इंटू 20 यानी कि हमारा 80 हो गया। सो इट इज 80 और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है। सो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2। तो ये बन जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाई 2 और 80 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 40/1 आ गया, यानी कि रेशियो हमें क्या मिल रहा है 40:1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 40:1। तो चलेंगे डी स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आएंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एज शोन इन फिगर इज गिवन बाय v वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप प्लस b माइनस c t j कैप वेयर a b and c आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी, राइट। तो हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल की कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, ठीक है ना, जिसको हमने प्रोजेक्ट किया गया है, ये इस तरीके से हमें डायग्राम में दिया गया है। इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली दी गई है, क्या है ये v वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप प्लस b माइनस c t j कैप, जिसमें a b और c हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमको बताना है कि इस पार्टिकल के लिए हमारी रेंज क्या हो जाएगी, r क्या हो जाएगा। तो r हमको पता है इट इज गिवन बाय 2 ux uy अपॉन में g। तो इसके लिए हमको हमारे ux और uy की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, इट इज गिवन बाय a I कैप प्लस b माइनस c t j कैप, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग हमारी, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल के लिए वेलोसिटी के लिए, ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम की, उसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। सो वी कैन से कि कंपेयरिंग
with velocity time equation of प्रोजेक्टाइल। तो देखिएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, राइट, इट इज गिवन बाय हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हमारी चेंज नहीं होती है, तो ये हमारी यू एक्स आई कैप, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यू आई माइनस जी टी जे कैप, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यू एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये हमारी ए आ रही है, सो वी कैन से यू एक्स इज इक्वल टू ए हो गया। और फिर यहाँ पर देखिएगा यू आई की वैल्यू क्या हो गई है, यू आई की वैल्यू हमारी बी हो गई है, और जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर सी है, इस प्रकार से। और अब हमें रेंज बताना है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला होता है 2ux इंटू यू आई डिवाइडेड विद जी, वैल्यूज पुट करिएगा। सो दिस इज 2, ux हमारा a है, ui हमारा b है और g हमारा c है, तो एज सिंपल एज दैट। तो यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए विच इज 2ab अपॉन c। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि टू पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन स्पेस वेयर ग्रेविटी जी इज यूनिफॉर्म। तो बोला गया है कि हमारे पास में दो पार्टिकल्स है, दोनों को साथ में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली फेंका गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्पेस में, और यहाँ पर जी जो दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी यूनिफॉर्म है। इफ u1 and u2 be their initial speeds, then the time t after which their velocities are mutually perpendicular is given by। अगर u1 और u2 इनकी इनिशियल स्पीड होती है तो बताइएगा कि कितने टाइम t के बाद में इनकी जो वेलोसिटीज है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी इस सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि लेट अस से कि ये यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लीजिएगा कि हमारे पास में एक टावर है, ये इस तरीके से, और इस टावर से हम लोग दो बॉल्स को फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, दोनों को हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। लेट अस से ये पहली वाली बॉल, इसको हमने इनिशियल स्पीड u1 से फेंका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरी वाली जो बॉल है ये इस तरीके से, इसको हमने इनिशियल स्पीड u2 से फेंका है। तो थ्रू आउट देयर मोशन यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली ये दोनों अपने अपने एक पैराबोलिक पाथ बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा पार्टिकल जाएगा, ये बॉल जाएगी, और ये दूसरी वाली जो बॉल है वो इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, ठीक है ना, जैसे मान लो ये हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों की इस दौरान की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इसकी ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों वेलोसिटीज ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि ये v1 और ये हमारी v2 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर हम लोग इन्हीं की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करें, जैसे इसको पीछे की तरफ और इसको भी पीछे की तरफ, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये कितने टाइम के बाद में ऐसी सिचुएशन बनेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये राइट वाली डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेना और नीचे वाली वाई एक्सिस, यानी कि ये हमारी आई कैप डायरेक्शन हो गई और ये हमारा जे कैप यूनिट वेक्टर हो गया। तो जैसे कि हमें बोला गया है कि ये दोनों वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और डियर स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, राइट। सो वी कैन से कि एज v1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, देयरफॉर v1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v2 वेक्टर इज 0। और v1 वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, इस दौरान पर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो इनकी यही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू u1 आई कैप, और नीचे की तरफ
ठीक है ना। टी टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वर्टिकल डायरेक्शन में इट विल बी जी टी, और डायरेक्शन हमारी नीचे वाली पॉजिटिव है तो प्लस जे कैप हो गया। डॉट प्रोडक्ट विद, अब देखिएगा u2 हमारा माइनस आई कैप के अपोजिट डायरेक्शन में, तो v2 वेक्टर यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u2 आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका gt ये j कैप, इस प्रकार से, राइट, इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस u1 इंटू यू, और ये जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, यानी कि ये बन गया हमारे पास में प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और वीकेंड से इसको आप उधर की तरफ ले लो, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू u1 इंटू यू, राइट। इसको हम लोग इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एज u1 इंटू यू डिवाइडेड विथ जी स्क्वायर, दोनों साइड का हम लोग अंडर रूट लेंगे, तो t आ जाएगा हमारे पास में एज अंडर रूट ऑफ u1 u2 अपॉन में ये g आ गया। देयरफॉर फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज अंडर रूट ऑफ u1 u2 अपॉन में g, इस प्रकार से, राइट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल such that the vertical component of its initial velocity is 80 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पर फायर किया गया इस तरह से कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 80 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि हमें यहाँ पर ui 80 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, इसकी पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट t है। इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू t/4 हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ नियरली, तो एट टाइम t/4 पर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड करीब कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री है। सो वी कैन से कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और tan 30 डिग्री एज वी नो इट इज 1/√3 होता है। तो हमें यहाँ पर ui दिया है विच इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो इससे हम लोग ux की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिएगा ux हमारे पास में आ जाएगा एज 80√3 मीटर पर सेकेंड, राइट। और हमें यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट t भी दिया गया है, सो वी कैन से कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2ui अपॉन में g इज इक्वल टू ये हमारे पास में 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये एक 0 से इसका 0 कट गया, और 2 इंटू 8 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 16 सेकेंड। सो इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 16 सेकेंड, और हमें t इज इक्वल टू t/4 पे टोटल वेलोसिटी को फाइंड करना है। सो t/4 यानी कि 16/4 हो गया, और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 टाइम जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर हमको हमारी टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, सो वी कैन से कि vx विल बी इक्वल टू ux दैट इज इक्वल टू 80√3 मीटर पर सेकेंड। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी देखें यानी कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, और क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ui हमको दिया गया है 80, तो ये आ जाएगा -10 इंटू t हमारा 4 सेकेंड दैट इज 80 माइनस ये 40 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी मिल चुका है। देयरफॉर अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स का स्क्वायर का एडिशन कर लीजिएगा, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करिएगा। vx आया हमारे पास में 80√3 इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, प्लस vy है हमारे पास में 40 इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। देखिए अगर डियर स्टूडेंट्स दोनों टर्म से हम लोग 40 को कॉमन ले सकते हैं, तो 40 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर हमारे पास में 40 हो जाएगा, और ये टर्म बच जाएगा हमारे पास में 2√3 इसका स्क्वायर, प्लस ये तो हमारा पूरा ही कॉमन ले लिया था तो ये 1 स्क्वायर हो गया, यानी कि ये बन जाएगा बाहर में हमारा 40, और देखिएगा ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हमारा 3, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12,
12 प्लस एन 1 यानी कि आ गया हमारे पास में 13। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 40 इंटू रूट 13, ये हमारा 3.6 होता है, और 40 इंटू 3.6 करेंगे तो ये हमारा 144 मीटर पर सेकेंड एज एन आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा ये हमारा किसी ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 36। देखिएगा समझते हैं क्या कह रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा टू दी हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ में अल्फा एंगल से फेंका गया है। इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 2/5 टू दी पावर 1/2, यानी कि रूट ऑफ 2/5 टाइम्स दी वेलोसिटी व्हेन इट इज ए हाइट हाफ ऑफ दी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बोला गया है कि ठीक है, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उस दौरान की जो इसकी वेलोसिटी होगी, राइट, हाईएस्ट पॉइंट पर लेट अस से ये इसकी वेलोसिटी VH, ये जो है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2/5 टाइम्स द वेलोसिटी एट हाइट h/2, यानी कि VH/2 के बराबर है। ठीक है, फिर बोला गया कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ में जिस एंगल अल्फा के साथ प्रोजेक्ट किया था वो अल्फा एंगल कितना है वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। दैट इज वी आर गिवन दैट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू रूट 2/5 वेलोसिटी एट दी हाफ दी हाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, हाफ हाइट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर VH हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की हमारे पास में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और वो इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है, और क्योंकि हमने इसको अल्फा एंगल से फेंका है तो इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा U cos अल्फा, वेयर U इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5 इंटू, ठीक है ना, वेलोसिटी एट h/2। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसका चेंज होगा नहीं, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया V cos अल्फा इसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट विच इज U sin अल्फा। ठीक है, हाँ, हम लोग यहाँ पर इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से बता रहे हैं, तो विच इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये हमारे पास में U स्क्वायर हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ है तो ये हमारा -2G, हाइट हमारी h विच इज बेसिकली h/2, और ये हमारा पूरा अंडर रूट में चल रहा है इस प्रकार से, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, एक बार आप खुद डायग्राम बना के इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा U cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट में ये हो गया हमारा U स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो गया U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2GH, और ये हमारा अंडर रूट में चल रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा U cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5 इंटू, यहाँ पर देखिएगा ये दोनों टर्म से हम लोग U स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा U स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2GH, और ये हमारा अंडर रूट में चल ही रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और हमें पता है डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, तो ये हमारा 1 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं फर्दर अगले पेज में। तो यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा एज U cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5 अंडर रूट में U स्क्वायर माइनस 2GH इस प्रकार से। और ये जो h है बेसिकली हमारा मैक्सिमम हाइट का हाफ है, दैट इज h/2 है, और मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पर अल्फा है, अपॉन में ये 2G हो गया इंटू ये 2 हमारा 1/2 ऐसे, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में h इज U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में ये 4G। अब इस h की वैल्यू को वापस यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में देयरफॉर U cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/5 इंटू अंडर रूट में
यू स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये 2g एज इट इज 2g, h की वैल्यू को ये पुट कर लीजिएगा, क्या है ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 4g, और ये हमारा इस प्रकार से अंडर रूट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4g 2g से 2 टाइम्स जाएगा, तो देखिएगा ये इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 2/5 इंटू ये अंडर रूट में हमारे पास में एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये आ गया 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड विथ ये 2 हो गया, और ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, ये आपका 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिएगा, यानी कि अब ये हमारे पास में बचेगा 1 अपॉन में √5, और अंडर रूट में ये वाला टर्म हो जाएगा, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार से इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा ये यू कॉस अल्फा ये हो जाएगा हमारे पास में एज 1 अपॉन में √5, राइट। यहाँ से ये यू स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया, यू हो गया। अब 2 को हम लोग, ठीक है ना, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 को हम लोग 1 + 1 से लिख देंगे, और एक 1 की वैल्यू हमारी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लीजिएगा, दूसरा हमारा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा। तो इससे करने से क्या होगा कि ये हमारा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास में यू कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एज 1 अपॉन में √5 इंटू यू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर ये u से u को कैंसिल आउट करिएगा, ठीक है, इस √5 को इधर कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा √5 कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इस प्रकार से दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 5 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा के टर्म्स एक तरफ ले लीजिएगा, राइट, यानी कि ये आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का अगर हम लोग अंडर रूट लेंगे तो देखिएगा ये 1/4 का अंडर रूट हमारे पास में 1/2 आ जाएगा, सो दिस इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि अल्फा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कि 60 डिग्री होता है, देयरफॉर वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 60 डिग्री, राइट। तो आई होप ये थोड़ा भले ही थोड़ा लेंदी रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। चलेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा दिया गया है कि ए वेरी ब्रॉड एलिवेटर इज गोइंग अप वर्टिकली विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक काफ़ी बड़ी हमारे पास में ब्रॉड एलिवेटर है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। किस एक्सेलरेशन से? 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये जा रही है, ठीक है। और बोला गया है कि एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर/सेकंड ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकंड रिलेटिव टू द फ्लोर एट एन एलिवेटर ऑफ एन एलिवेटर, ठीक है, एट 30 डिग्री। तो यहाँ पर किसी इंस्टेंट पर जब हमारी एलिवेटर की स्पीड जो है 4 मीटर/सेकंड थी, उस दौरान पर एलिवेटर के अंदर से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है ना, इस लिफ्ट के अंदर से फेंका गया 4 मीटर/सेकंड की स्पीड से एलिवेटर के फ्लोर के रेस्पेक्ट में, और एलिवेटर के रेस्पेक्ट में इसको 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं बोला गया है, ये हमें विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर बोला गया है कि विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर हमारी जो ये बॉल है, ठीक है ना, इसको हम लोग 4 मीटर/सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं और एलिवेटर के फ्लोर के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंक रहे हैं, ठीक है ना, रिलेटिव टू एलिवेटर ये दोनों चीजें दे रखी है। फिर क्या दिया गया है कि द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द फ्लोर इज, तो इस बॉल को वापस एलिवेटर के फ्लोर पर रिटर्न करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। और बोला गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आप 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर कंसिडर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे सिचुएशन को समझते हैं। सो लेट अस से कि ये हमारी एलिवेटर है इसमें, और इसमें जो है हमारी एक बॉल है
जिसको हम लोग एलिवेटर के रेस्पेक्ट में u स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से। और ये जो हमारी u स्पीड है वो बेसिकली 4 मीटर पर सेकेंड है, सो दिस इज u। और इसको एलिवेटर के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है, ठीक है। तो इस दौरान पर एलिवेटर की जो यहाँ पर, ठीक है ना, स्पीड थी वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट है। और उस दौरान पर और एक्सेलरेशन जो है एलिवेटर का वो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चल रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग इसको फेंकेंगे तो ये हमारी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आएगी, जिसके लिए हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारी बॉल है एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए इस तरह से एलिवेटर के फ्लोर पे ये इस पॉइंट पर फॉल करेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे इस सिचुएशन को विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग एलिवेटर के रेस्पेक्ट पे देखें तो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा वो समझते हैं। तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, ठीक है ना, ये हमारा ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ये कितना है, दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, ठीक है ना, इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, यानी कि हम लोग एलिवेटर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो यहाँ पर नीचे वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिएगा और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव और ये हमारी नेगेटिव। तो जी हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि ये आ गया -10, राइट, ये बन गया हमारे पास में -10 माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर ऊपर की तरफ है तो ये हमारा +2, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हमारी बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, राइट, इट विल बी 2u अपॉन में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। और यहाँ पर u की अगर बात हो रही है, ये भी हमारी बॉल की जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है। तो हमें बॉल की वेलोसिटी दी गई है विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में u, ये u हमारा विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर है, तो ये आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा, थीटा इज 30 डिग्री डिवाइडेड विथ एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, इसका मैग्नीट्यूड हमारा 12 है। तो यहाँ पर ये 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा u हमारी वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, वो 4 है। सो दिस इज 4 इंटू साइन 30 डिग्री हो गया डिवाइडेड विथ ये 6 हो गया। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू जैसे कि हमें पता है इट इज 1/2, राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 4 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, और ये 6 जो है 2 से हमारा कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस बॉल इनसाइड द एलिवेटर विल बी 1/3 सेकेंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज 1/3 सेकेंड्स, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 38। देखिएगा क्या कह रहा है कि ग्रास हॉपर कैन जंप ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। एक ग्रास हॉपर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 1.6 मीटर का कवर कर सकता है। ऑब्वियसली जब ये 45 डिग्री पे इसने जंप मारा होगा तभी ये मैक्सिमम रेंज को कवर कर पा रहा होगा। सो हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ये कितने दूर जा सकता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें x बताना है, राइट। तो x हमारे पास में क्या हो जाएगा, ux इंटू टाइम, ठीक है, और ux क्या हो जाएगा, रेंज अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिएगा समझते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये हमारी 1.6 मीटर है, और मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, u²/g, सो इट विल बी गिवन बाय 1.6 मीटर, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग u की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस स्पीड से ग्रास हॉपर ने जंप किया होगा। तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 1.6 इंटू जी यानी कि 10, यानी कि ये हमारा अंडर रूट ऑफ 16 आ गया जो कि हमारा 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2u अपॉन में g, ठीक है।
तो क्योंकि इसने मैक्सिमम रेंज कवर करी है, यानी कि एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 u cos uy है हमारा u sin 45 डिग्री, राइट, u sin 45 डिग्री डिवाइडेड विथ ये g हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा, इट इज 2 इंटू यू हमारा कितना है, ठीक है, यू हमने ऑब्टेन किया 4 है, इंटू साइन 45 डिग्री इज 1/√2 डिवाइडेड विथ ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पर ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर अगर 4 को √2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली हमारा 2√2 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा एज 2√2/5 सेकेंड्स। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हमें इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बताना है, तो x हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और ux की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में रेंज डिवाइडेड विद टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हमारा टोटल टाइम, सॉरी ना, तो ये टोटल टाइम जो कि हमें दिया गया है एज 10 सेकेंड। तो इससे हमारे पास में ग्रास हॉपर की 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगी। सो वी कैन से कि x इज इक्वल टू दिस ux, ठीक है ना, यानी कि रेंज अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू टी इज इक्वल टू रेंज हमारी 1.6 है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई, दिस इज योर 2√2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टोटल टाइम हमारा 10 सेकेंड का है। तो 1.6 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारा 16 आ गया, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो 16 इंटू 5 हो गया डिवाइडेड विद 2√2। तो यहाँ पर ये देखिएगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4√2 आ जाएगा, और 4 इंटू 5 20 होता है, देयरफॉर ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली एज 20√2 मीटर, इस प्रकार से। तो सही आंसर ऑप्शन में देखें तो हम लोग हमारे ऑप्शन को सी को चूज कर सकते हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is projected with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कि कोई बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है और इसको हमने 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया है। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकेंड वर्टिकली अपवर्ड्स बिसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये हमारा प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो वहां पर इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम कि हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स लग ही रहा है उसके साथ साथ 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड की तरफ लगता है। कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए। सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉडी, तो हमारी बॉडी का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हमारे हाईएस्ट पॉइंट पर बात करें कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा। तो ऊपर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, उससे हमारा एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा कितना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है ना, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है g का विच इज -10, ठीक है ना, तो ये हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, और बॉडी का मास कितना है 1 kg, यानी कि नेट एक्सेलरेशन हमारा 0 हो गया। तो यानी कि 5 सेकंड के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली जब हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये जाएगा इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो ये 5 सेकंड के लिए सीधा चला जाएगा और फिर उसके बाद में ये वापस नीचे इस तरह से ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो ये टोटल रेंज बनेगी, ठीक है ना, टोटल ये रेंज बनेगी वो किस प्रकार से बन जाएगी, ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से, इतनी ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की होती है वो हाफ रेंज, ये हमारी हाफ रेंज, और ये हमारी जो डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड के लिए, यानी कि ये हमारा ux इंटू टाइम विच इज 5 सेकंड हो जाएगा। तो इससे हम लोग हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड को निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि अब इसकी जो रेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, राइट, जितनी हमारे नॉर्मल रेंज है उसके साथ साथ में ux इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होती है वो
इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होती है। तो नॉर्मल रेंज हमारी क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यानी कि r/2 और r/2 हमने ऐड किया तो ये हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी टोटल रेंज होती है, प्लस हाईएस्ट पॉइंट पर ये 5 सेकेंड के लिए जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, राइट। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में u है 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है डिवाइडेड बाई जी, यानी कि ये 10 हो गया, प्लस u हमारा 50 इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू ये 5 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 50 का स्क्वायर बोला गया है तो ये हमारा 50 इंटू 50 हो गया, इंटू साइन 60 डिग्री हो गया, ये साइन 60 डिग्री होता है √3/2 डिवाइडेड विद ये 10 कर दिया हमने, प्लस ये वाला टर्म हमारा cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो ये बन गया 50 इंटू √3/2 इंटू ये 5 हो गया। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब ये जो 50 इंटू 50 इंटू √3/2 अपॉन में 10 है, यानी कि ये देखिएगा ये हमारा 1 0 से 0 चला जा गया, और ये क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू 50, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, सही है। और प्लस ये 50, ठीक है, हाँ देखिए 5 इंटू 50 हमारा ये 250 हो गया, 250 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 125 हो जाएगा, और सेम यहाँ पर भी यही वैल्यू है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 125 इंटू √3, प्लस ये हमारे पास में 50 इंटू 5 यानी कि 250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा 125 इंटू ये √3 हो गया। तो ये दोनों वैल्यू हमारे सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 250 √3 मीटर, इस प्रकार से। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विच इज 250 √3 मीटर। चलिएगा, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस डीपीपी का, और क्वेश्चन नंबर 40 हमें कह रहा है कि ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा such that it is just able to cross a vertical wall at its highest point as shown in figure। एक प्रोजेक्टाइल को हमने एंगल थीटा पे फेंका गया है कुछ इस तरीके से ताकि ये इस वर्टिकल को वॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है ना। सो द एंगल थीटा एट विच द प्रोजेक्टाइल इज, तो ये हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर इस वॉल को क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या हो गई हमारे पास में, रेंज की हाफ वैल्यू दैट इज r/2 की वैल्यू हमें √3h दे दी गई है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि h अपॉन में दिस r/2, h अपॉन में r/2 की वैल्यू क्या हो गई, ये h अपॉन में r/2 की वैल्यू हमें √3h दी गई है, √3h। तो ये देखिएगा, ये h से h हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/√3। तो h/r, ये 2 आपका इधर भेज दीजिएगा, सॉरी ये 2 ऊपर में आके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एज h/r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√3, और h/r के बीच में हमें एक रिलेशन पता है, दैट इज h/r इज इक्वल टू tan θ/4 होता है। सो वी कैन से कि tan θ/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, 4 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 हमारा इधर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी एज 2 अपॉन में √3, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन में √3। इसको हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करिएगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है इट इज़ tan इनवर्स ऑफ 2/√3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसी के साथ हमारी मोशन इन ए प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन की तीसरी डीबीपी कंप्लीट होती है। आई होप इसके सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट वगैरह आपको लग रही है तो प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन करिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।